मैं हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके साथ तू ही ज़िंदगी कहानी का अध्याय 11 लेकर। अगर आपने इससे पहले की कहानी अभी तक नहीं सुनी है तो चैनल पर विज़िट करके आप कहानी सुन सकते हैं इससे पहले की। तो अध्याय 11 शुरू करते हैं। आगे की कहानी इस प्रकार है। शिल्पा अपनी माँ को लेकर आ गई थी और अंजलि के फ्लैट में रहने लगी थी। वह बहुत खुश थी कि वह अपनी मम्मी की देखभाल कर पाएगी और उनके साथ ही रह पाएगी। मुस्कान, सपना अपने अपने परिवार के साथ शिल्पा के घर आए थे और शिल्पा की मम्मा के साथ उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पद्मा ने शिल्पा से कहा था कि उसे अपने मैडम को एक बार बुलाना चाहिए और शिल्पा ने जब डरते डरते अंजलि के सामने ये बात कही तो वह खुशी खुशी उसके घर आने को राजी हो गई। पर उसने शर्त रखी कि उसे कुछ स्पेशल डिशेस चाहिए और वो शिल्पा के हाथों का बनाया हुआ। शिल्पा ने जब पूछा तो अंजलि ने जो लिस्ट बताई, एक बार शिल्पा को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गईं। उसे अभी तक अरमान की पसंदीदा चीजें अच्छी तरह याद थी। गाजर का हलवा, आलू के पराठे, भुना हुआ पनीर, दाल मखनी और नींबू का अचार। ऐसा कैसे हो सकता है कि अंजलि को वही चीजें पसंद हैं जो अरमान को था। शिल्पा ने याद करने की कोशिश की कि सिद्धांत को क्या पसंद था, पर उसे कुछ याद नहीं आया। शिल्पा जब किचन में सारे आइटम बना रही थी तो पता नहीं क्यों उसे एक बार लगा अरमान के लिए बना रही है। कितना खुश होता था वो जब उसके पसंद की चीजें देखता था। आशा बड़े प्यार से मनोहार से उसे खिलाती थी। शिल्पा को एक बार ऐसा लगा कि आशा आंटी और अरमान के बीच संबंध खराब होने की जिम्मेदार भी वो ही है। अरमान को अपनी माँ से बहुत प्यार था और उन्हें खोने के बाद आशा आंटी वो कमी पूरा करने की कोशिश कर रही थी। पर शिल्पा की नादानी ने सब खत्म कर दिया था। शिल्पा ने अपने ख्यालों को झटका और अपने काम में जुट गई। नहीं, अब उसे उन पुरानी यादों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। अगर अरमान कभी मिल जाए तो एक बार माफ़ी मांग जरूर लेगी उससे। अंजलि ने खाने की बहुत तारीफ की थी और पद्मा ने भी अच्छी दोस्ती कर ली थी उससे। उसने बताया था कि उसकी मम्मा का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। पापा ही उसके सब कुछ हैं। उसने अचानक पूछा था, आंटी, शिल्पा के लिए कोई लड़का देखा क्या? पद्मा ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा, वह तो शादी ही नहीं करना चाहती है। अंजलि ने अनजान बनते हुए पूछा था, ऐसा क्यों शिल्पा? शिल्पा ने जल्दी से कहा था, वो मैम, मैं मम्मा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। अंजलि मुस्कुराते हुए पूछी थी, अगर कोई ऐसा मिल जाए जो आंटी को अपनी माँ जैसा समझे और तुम लोग सब एक साथ रहो तो? पद्मा जल्दी से बोली थी, ऐसा कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो अंजलि बताना अंजलि बेटा। शिल्पा ने विरोध करते हुए नाराजगी से कहा था, मम्मा, आपको और कोई बात करना नहीं आता क्या? पद्मा मुस्कुराते हुए बोली थी, एक माँ के लिए उसके जवान बेटे या बेटी की शादी का सपना देखना और उसके बारे में बात करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शिल्पा ने कुछ नाराजगी के साथ उन्हें देखा था और रसोई में चली गई थी। अंजलि ने धीरे से कहा था, कहीं प्यार में धोखा खाई है क्या कभी आपकी बेटी? पद्मा ने उदास स्वर में उत्तर दिया था, ऐसा ही कुछ समझ लो बेटा। जाने दो आप उसकी बातें, आप बताओ, आपने किसी को पसंद किया है क्या? अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था, मेरी मंगनी हो चुकी है आंटी। अतुल जोशी यहीं मुंबई में रहता है, पर मैं अभी शादी नहीं कर सकती। कुछ खास काम है, उसके बाद ही शादी करूंगी। पद्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया था, सोनी बहुत लकी है आप जैसी बॉस पाकर। अंजलि ने तुरंत बात काटते हुए कहा, मैंने आपको आंटी कहा है तो अब मैं शिल्पा की बॉस नहीं हूँ, दीदी हूँ। क्यों शिल्पा? शिल्पा ने कुछ संशय भाव से बोली, पर मैडम। अंजलि आंखें तरेरते हुए बोली, फिर मैडम, याद रखना जब आपके घर आऊँ तो मुझे दी कहना, पर ऑफिस में मैम, ओके? शिल्पा ने हामी भरते हुए सिर हिलाई। क्यों? उसे डर था कहीं उसकी खड़ूस मॉम नाराज न हो जाए। कुछ दिन हुए अंजलि अमेरिका गई थी क्योंकि उसके पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। शिल्पा अपने टाइम पर ऑफिस आती और अच्छे से अपने काम करती थी। अंजलि से उसकी कोई बात बात हो चुकी थी और अंजलि ने कहा था कि वह अगले हफ्ते लौट आएगी। उसके साथ ही उसने शिल्पा से कहा था कि उसका काम खत्म होते ही वह ऑफिस से निकल जाए और ट्रेन पकड़कर घर वापस चली जाए, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है और मुंबई की बारिश का कोई भरोसा नहीं। कब इतने जोर से बरसने लगे कि मुंबई शहर डूब जाए। शिल्पा को ऐसा महसूस हुआ था मानो अंजलि सच में उसकी बड़ी दीदी हो, जो उसका इतना ख्याल रखती हैं। उसने अंजलि को कहा था कि वह ऐसा ही करेगी। पर कुछ दिन से शिल्पा एक बात नोटिस कर रही थी कि जब वह वापस जाती थी तो कुछ मनचले लड़के उसे फॉलो करते हैं। अगर शिल्पा पैदल जाती है तो वे बाइक पर उसके पीछे जाते हैं और शिल्पा के उनकी तरफ मुड़ते ही गायब हो जाते हैं। इसलिए शिल्पा ऑफिस के सामने से ही ऑटो लेकर स्टेशन आ जाती थी
और ट्रेन पकड़ लेती थी। वह जानती थी कि डरने से उन्हें और हिम्मत मिलेगी, पर वह चाहती थी किसी से ये बात शेयर न करे। मम्मा से कह नहीं सकती थी क्योंकि वह और डर जाती। तो उसने सपना को कहा था। सपना ने उसे सावधान रहने को कहा था और सुझाव दिया था कि ज़्यादा बात बढ़े तो वो दोनों जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगी। उस दिन सुबह से बारिश कुछ ज़्यादा थी। शिल्पा ने अपने काम खत्म किए और जब बाहर आई तो पता चला कहीं हंगामा हुआ है, जिसके कारण सारे ऑटो वाले हड़ताल पर चले गए हैं। उसने कैब के लिए कॉल किया तो एक भी कैब नहीं था। शिल्पा कुछ देर तक किसी बस का इंतजार करती रही, पर बारिश बढ़ती जा रही थी और अंधेरा छाने लगा था, तो वह पैदल ही स्टेशन की ओर चल पड़ी। पर चलते हुए बार बार अपने आसपास देख रही थी कि कहीं कोई बाइक वाले पीछा ना कर रहे हों, पर उनका नामो निशान नहीं था। तो वह चैन की सांस लेते हुए जल्दी जल्दी अपने कदमों को स्टेशन की ओर बढ़ाती। चारों तरफ अंधेरा था और गिने चुने ही लोग रास्ते में आ जा रहे थे। अचानक शिल्पा की आंखों को चौंधियाती हुए कार उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई और शिल्पा ने जो देखा उसकी धड़कन बिल्कुल ही रुक गई। वो लफंगे जो उसका पीछा करते थे वे कार में थे। उन्होंने कार को ऐसे रोका था कि शिल्पा आगे नहीं जा सकती थी। कार का दरवाजा खोलकर वो उतरे और एक ने कहा, चलिए मैम, आपको घर पहुंचा देता हूँ। शिल्पा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने किसी तरह अपने डर पर काबू में लेकर कहा, मैं चली जाऊंगी। एक ने दांत निकालते हुए कहा, चली तो जाएंगी आप, पर पैदल जाएंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं। हम बड़े प्यार से आपको आपके घर पहुंचा देंगे। आपको भी फायदा होगा और हमारा भी। कहकर वह खी खी करके हंसने लगा। शिल्पा के दिमाग ने कहा, भाग शिल्पा भाग। वह पीछे मुड़ी और दौड़ लगाती, पर वह कहाँ तक दौड़ पाती। उन लड़कों ने एक ने आकर उसे पकड़ ही लिया और उसे खींच कर ले जाने लगा। शिल्पा को लगा अगर आज वह कुछ ना कर पाई तो वह बर्बाद हो जाएगी। उसने उस लड़के के हाथ पर जोर से काटा और वह लड़का थोड़ा अचंभित होकर उसे धक्का दिया। शिल्पा खुद को संभाल नहीं पाई और रास्ते पर गिर पड़ी और रास्ते पर पड़े एक पत्थर से उसका सिर टकरा गया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह अपना होश खो रही थी और समझ रही थी वह इन कमीनों से नहीं बच सकती। उसके मुंह से अचानक ही निकला अरमान। तभी उसे लगा कोई बाइक जोर से खींचते हुए वहां से आकर रुका और एक जाना पहचाना गंभीर आवाज सुनाई दी, यू बस्टर्ड, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इसे छूने की। शिल्पा अचानक जोर जोर से चीख कर उठ बैठी, पर अगले ही क्षण पद्मा उसे अपनी बाहों में संभालती हुई बोली, सोनी, तू ठीक है बेटा, तू मेरे पास है, अपनी मम्मी के पास। शिल्पा ने विस्फारित नेत्रों से देखा तो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोई हुई थी। मम्मा उसके पास बैठी थी और डॉक्टर मित्रा भी थी वहाँ। शिल्पा को होश में आता देखकर डॉक्टर मित्रा उसका हाथ पकड़कर बोली, लेटे रहिए मिस शिल्पा, आप अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं। पर शिल्पा का खौफ जा नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने आंसू की धार बहने लगी। उसे इतना ही याद था वह पत्थर पर सर लगते ही बेहोश हो गई थी। तो क्या वो लोग, उसकी रूह कांप उठी क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके होश होने के बाद क्या हुआ था। वह मम्मा से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टर मित्रा समझ चुकी थी कि शिल्पा क्या जानना चाहती है या समझ रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, मिस शिल्पा, आपको कुछ नहीं हुआ है। सही समय पर कोई आ गया था जिन्होंने आपको उन गंडों से बचाया और फिर घर छोड़ कर गए। आपको वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए, पर आपके सिर में चोट लगी है और काफी खून बह गया है, तो आपको आराम की सख्त जरूरत है। शिल्पा को इतना सुनते ही मानो जान लौट आई हो। पद्मा ने उसे बेड पर सुला दिया और प्यार से बोली, तू आराम कर सोनी, मैं तेरे लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ। शिल्पा ने आंखें बंद की। तभी उसके कानों में वो स्वर गूंज उठा, यू बस्टर्ड, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की। अरमान। वह फिर से उठ बैठी और कमजोर आवाज में बोली, अरमान। पद्मा उसकी तरफ देखते हुए पूछी, क्या हुआ सोनी, कोई तकलीफ है। फिर डॉक्टर की तरफ मुड़कर चिंतित स्वर में पूछी, डॉक्टर, क्या सोनी को कुछ टेस्ट करवा लें, मुझे उसके लिए बहुत टेंशन हो रहा है। डॉक्टर मित्रा ने आश्वासन के स्वर में कहा, नहीं पद्मा जी, वो बिल्कुल ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस दिमागी तौर पर बहुत डरी हुई है। आप उसके पास ही रहिएगा और मैं कुछ दवाइयाँ मंगाए देती हूँ, तो आप देते रहिएगा। अभी मैं चलती हूँ। पद्मा ने सर हिलाया और शिल्पा के पास आकर बैठ गई और उसके सर को सहलाने लगी। शिल्पा ने धीरे से पूछा, मम्मा, मुझे कौन लेकर आया था। पद्मा प्यार से बोली, कोई भले मानस तुझे छोड़कर गया बेटा। उसने बताया कि वह उधर से गुजर रहा था और तुझे भागते हुए देखकर उसे शक हुआ कि कोई प्रॉब्लम है, तो वह वहां गया और फिर तुझे यहाँ ले आया। शिल्पा ने पूछा, और वो गुंडे। पद्मा, उसने बताया था कि वहां और भी लोग इकट्ठा हो गए थे जिन्होंने उन लोगों को पुलिस के हवाले कर दिया। शिल्पा धीरे से बोली, पर उसे मेरा पता कैसे मिला मम्मा। पता? तेरा आईडी कार्ड से सोनी।
अच्छा, अब तू आराम कर, मैं तेरे पास ही हूँ। शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाया और आंखें बंद की। कुछ पल दोनों चुप रहे। पद्मा शिल्पा के सिर पर हाथ फेरती रही। कुछ देर शिल्पा ने धीरे से पूछा, मम्मा एक बात पूछना था। पद्मा, हाँ बोल ना। शिल्पा, आपने उस इंसान को देखा था ना जो मुझे यहाँ छोड़ने आया था? पद्मा ने सिर हिलाया। शिल्पा ने हिचकिचाते हुए पूछा, मम्मा क्या आप उसे पहचानती हैं? उसने अपना नाम बताया था। पद्मा, बेटा मैं उसे नहीं पहचानती, और मैं तुझे वैसे हालात में देखकर इतना घबरा गई थी कि नाम पूछना ही भूल गई। पद्मा, बेटा मैं उसे नहीं पहचानती। शिल्पा ने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, पर उसका दिल कह रहा था उस इंसान को वह पहचानती है। शिल्पा की नींद खुली मम्मा के भजन से। वह उठकर बैठ गई और सर पर हाथ फेरा। अब दर्द पहले से काफी कम था। पता नहीं क्यों उसे भी आज मम्मा के साथ भजन गाने का मन कर रहा था। वह धीरे से घर के मंदिर में आ गई जहां मम्मा भजन गा रही थीं, और मम्मा के पास बैठकर उसने सुर में सुर मिलाने लगी। पद्मा ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ फेरा और भजन गाती रही। जब भजन खत्म हुआ तो पद्मा ने पूछा, लगता है मेरी सोनी आज बिल्कुल ठीक है और खुश है? शिल्पा हाँ कहते हुए मम्मा से लिपट गई। पद्मा उसके गाल को चूमते हुए प्यार से बोली, मेरा बच्चा, मैं देखो मैंने मेरे ठाकुर जी से विनती की है कि मेरी बेटी को हरदम खुश रखें, तो उन्होंने तुरंत मेरी मुराद पूरी कर दी। अब तू भी कुछ मांग ले झट से। शिल्पा मुस्कुराते हुए बोली, मम्मा मुझे बस इतना ही मांगना है कि वो अजनबी जिसने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया वह सुरक्षित रहे, उसे कोई मुसीबत छू भी न पाए। मैं उसे धन्यवाद तो नहीं कह सकती क्योंकि उसका पता ही नहीं जानती, और भगवान जी से उनके लिए प्रार्थना तो कर सकती हूँ ना। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बेटा जरूर, तूने सही चीज ही मांगा है। अब चल तेरे लिए नाश्ता बना दूं, तुझे दवा भी लेनी है ना। शिल्पा ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर उधर देखती रही, फिर हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करती हुई बोली, सिर्फ उस इंसान को सुरक्षित रखना ही काफी नहीं भगवान जी, उसकी मुराद भी पूरी करना, उसे दुनिया जहां की खुशियां देना। और मैं जानती हूँ उसकी खुशी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है। कुछ चमत्कार करो मेरे ठाकुर जी, जो मेरी बेटी उसे चाहने लगे। शिल्पा नाश्ता करके रेस्ट कर रही थी, और कुछ दिनों से घर में रहने के कारण वह बोर हो रही थी। सपना और मुस्कान उसे शाम को फोन करके उसके बारे में रोज पूछते थे। अंजलि भी उसे देखने आई थी और उसे धमकी देकर गई थी कि अब इस तरह अकेले आना जाना बंद, उसकी गाड़ी रोज उसे स्टेशन ले जाया और छोड़ जाया करेगी। शिल्पा ने ना कहने से पहले गुस्से से आंखें तरेरते हुए कहा था कि तब से उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सो शिल्पा मजबूर थी उसकी बातें मानने को। शिल्पा को अचानक लगा कि पापा को तो उसने इस बारे में बताया ही नहीं, और उसके मन की जो दुविधा चल रहा था, जो वह किसी को नहीं बता सकती थी, वह पापा से कहना चाहती थी। उसे कि न जाने नहीं क्यों कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि अरमान उसके आस पास ही है, और उस दिन वह अजनबी कोई और नहीं अरमान था। पर मम्मा ने तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया था, और मम्मा अरमान को अच्छी तरह पहचानती थी। फिर मम्मा ऐसा भला क्यों करेंगी, और इस तरह अरमान अचानक कहाँ से आ जाएगा? बहुत सारे प्रश्न थे, उसके जवाब पापा ही दे सकते थे क्योंकि उनको तो सब मालूम रहता है। वह उठकर डायरी निकाली दराज से, पर जैसे ही उसने डायरी खोली उसने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मोरपंख, जो मोरपंख पापा ने उसे बचपन में दिया था, जो एक बार अरमान के पास रह गया था और जो खो गया था, आज अचानक कहाँ से आ गया? उसने तो इन सालों में न जाने कितनी वाइट डायरी खोली, पापा को पत्र लिखा है, पर ये तो नहीं था। फिर आप कहाँ से आया? वह जल्दी से मम्मा के कमरे में आई और मोरपंख दिखाते हुए पूछी, मम्मा ये आपके पास था क्या? पद्मा ने उसे एक नज़र देखा और आश्चर्य से बोली, अरे ये तो खो गया था ना, तूने ही कहा था, तुझे कहाँ से मिला? शिल्पा उस पंख को देखते हुए जवाब दिया, पता नहीं माँ, इन 3 सालों में मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं खोजा, पर नहीं मिला, और आज अचानक मिल गया। कुछ समझ नहीं आ रहा। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, हर घटना का एक कारण होता है बेटा, कुछ संकेत होते हैं। शायद इस पंख का मिलना यही बता रहा है, तूने जो कुछ खोया था वह अब वापस मिलने वाला है। शायद तेरे पापा ने ये मोरपंख अपनी लाडली बेटी को भेजकर यह इशारा कर रहे हैं कि अब मेरी सोनी की खुशियां लौट आएंगी। शिल्पा चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट पड़ी। तभी मम्मा की आवाज़ से उसके कदम ठिठक गए। बेटा मेरी एक बात मान लेना, अगर तुझे तेरी खुशी देने वाला तुझे वापस मिल जाए तो ऊपर वाले का उपहार समझकर उसे गले लगा लेना, ठुकराना मत। शिल्पा ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह अपने कमरे में आने के बाद उसके कानों में मम्मा की बात गूंज रही थी, और उसके सामने किसी का मासूम चेहरा बार बार उभरने लगा।
जिसने उसके कदमों में दुनिया लुटा देना चाहता था, पर उसने बड़ी निर्ममता के साथ उसे ठुकरा दिया था। अंजलि ने शिल्पा के लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दिया था, जिसे वह स्टेशन आती थी। अंजलि कभी-कभी उसे दूसरे शाखाओं में भी भेजने लगी थी, जिसके कारण शिल्पा और भी व्यस्त हो गई थी। एक दिन सपना ने उसे फ़ोन किया और शिकायत करने लगी कि वह सपना को भूल ही गई है। तो शिल्पा ने व्यस्त होने की बात सुनकर वह बोली, मैं खुश हूँ कि तू इतनी व्यस्त है शिल्पू, पर मैं सोच रही हूँ अब तो तेरी जॉब भी पक्की हो गई है, तो एक काम बाकी रह गया है, यूँ कहो तेरी जिम्मेदारी, उसे पूरा कर ले। शिल्पा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी जिम्मेदारी सपना? सपना, शादी का। मैं कुछ दिन पहले तुझसे मिलने तेरे घर गई थी, तो तू तो नहीं थी, पर आंटी ने बहुत सारी बातें की। अकेली रहती है ना सारा दिन। बहुत खुश थी हमें देखकर। शाम तक मैं संजू को लेकर वहीं रुकी हुई थी, क्योंकि अमित जी दिल्ली गए हुए थे, तो मुझे वापस आने में कोई जल्दी नहीं थी। आंटी संजू को पाकर बहुत खुश थी, उसके साथ खेलती रही। मुझे उनका सूनापन बहुत खल रहा था। आज तेरी अगर शादी हो गई होती तो आंटी को अब उनका पोता या पोती मिल चुका होता। शिल्पा उसकी बातों को काटते हुए बोली, सपना तेरे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? सपना हंसते हुए बोली, नहीं है, क्या करूं? जब सोचती हूँ कि तूने अपनी बेवकूफ़ी के कारण अरमान जैसे हीरे को खोया तो दुख लगता है शिल्पू। शिल्पा थोड़ा देर तक चुप रही, फिर बोली, तू क्यों बार बार अरमान का टॉपिक लाती है सपना? मैं अरमान से प्यार नहीं करती थी। सपना थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, ठीक है, अरमान की कसम खा। शिल्पा चुप रही। अब सपना बोल पड़ी, तुझे डर है उसकी कसम खाने से उसे कुछ हो ना जाए, तो इसका मतलब क्या है बता? अगर उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो तू उसकी नाम सुनकर चुप क्यों हो जाती है? उसके कुछ प्रॉब्लम होने की आशंका से ही घबराती क्यों है? शिल्पा ने उदास स्वर में जवाब दिया, मैं अब अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती शिल्पा। जो बीत गया वो वापस तो नहीं आएगा। क्या हम कोई दूसरी बात कर सकते हैं? सपना मुस्कुराकर बोली, अच्छा, अब अरमान की बात नहीं करूंगी। तू ये बता, सिद्धांत से उसके बाद मिली थी तू? सपना, नहीं शिल्पा, नहीं सपना। सपना, पर क्यों? शिल्पा ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया, क्योंकि मुझे लगता है मैंने सिद्धांत के साथ गलत किया था। उसने कभी मुझे उस नज़र से देखा ही नहीं था, पर मैं पता नहीं किस गलतफहमी में फंस गई थी। मुझे बाद में पता चला कि वह किसी और से प्यार करता था, और इतने सब हो जाने के बाद उस लड़की ने शादी से मना कर दिया। इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा था कि मेरी नासमझी की वजह से सिद्धांत अपने प्यार से बिछड़ गया। तो मैं किस मुंह से उससे मिलूं? पर अगर वो कभी मिल जाए तो मैं माफ़ी ज़रूर मांग लूंगी। सपना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छी बात है। अच्छा सुन, इस रविवार को आंटी को लेकर हमारे घर आना, तुझे संधू संजू का बर्थडे है। शिल्पा खुश होते हुए बोली, जरूर आऊंगी सपना। शिल्पा को रविवार को शिल्पा सुबह सुबह ही सपना के घर पहुंच गई थी और उसके काम में हाथ बटाने लगी थी। पद्मा ने संजू को संभाल लिया था और अमित घर की सजावट में लगा था। शाम होने से पहले ही मुस्कान अपनी बेटी खुशी को लेकर राहुल के साथ आ पहुंची। कुछ देर बाद अमित और सपना के ऑफिस के सहकर्मी अपने परिवार के साथ आ गए। शिल्पा और मुस्कान सबके आवागमन में व्यस्त थी, और सपना को किसी का इंतजार था। कुछ देर के बाद वो लोग आ गए और सपना उन्हें खींचते हुए शिल्पा तक लाई और चिल्लाई, देख शिल्पू, कौन आए हैं? शिल्पा ने नजरें घुमाई और सिद्धांत और आशा आंटी को देखकर दंग रह गई। अब उसे समझ आया कि सपना क्यों कल सिद्धांत का प्रसंग छेड़ रही थी। वह एक पल को ठिठकी, पर अगले ही पल जाकर आशा आंटी के पैर छुए और सिद्धांत से हेलो कहा। आशा आंटी ने उसे गले लगाते हुए भर्राई आवाज में पूछी, कैसी है सोनी? शिल्पा की आंखें भर आई थीं। दिल से संभालती हुए वह बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? आशा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल ठीक, और अब तुझे देखकर और भी ठीक हो गई हूँ। वैसे मेरी सहेली कहाँ है? उधर से पद्मा की आवाज आई, आशा, इतना बड़ा सरप्राइज! आ, इधर आ, गले लग जा। आशा हंस पड़ी और लगभग दौड़कर पद्मा के पास पहुंच गई। सिद्धांत मजे लेते हुए बोला, अब इस उम्र में दौड़कर अपनी टांग तोड़ना है क्या? पहले से ही कह देता हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं करने वाला। सपना और मुस्कान जोर से हंस पड़ी। जहाँ शिल्पा सिर्फ मुस्कुरा रही थी, सिद्धांत उसकी तरफ देखते हुए पूछा, हेलो शिल्पा, कैसी हो? शिल्पा ने सर हिलाकर उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो सिद्धांत? सिद्धांत हंसता हुआ बोला, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होने वाला है? सुना है तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा जॉब मिल गया है, अच्छी बात है। शिल्पा ने हाँ में सिर हिलाया, फिर धीरे से बोली, मैं अपने किए के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ तुमसे। सिद्ध उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, हाँ, कल सपना ने मुझसे कहा कि तुम माफ़ी मांगना चाहती हो, पर किस बात का? गलत तो मैंने किया था तुम्हारे दिल दुखाकर। शिल्पा ने ना में सिर हिलाते हुए बोली, मेरी गलती थी सिद्धांत, मुझे अपना फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहिए था।
सिड कुछ देर शिल्पा को देखता रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने भी गलती की थी शिल्पा। मुझे अरमान को कुछ कहने से पहले तुमसे पूछना चाहिए था, पर मैं समझ रहा था। और देखो, हम दोनों ने जो गलती की उसका दुष्परिणाम अरमान को भोगना पड़ा। पता नहीं कहाँ है वो, कैसा है। सिड की आवाज़ भर्रा गई। शिल्पा के दिल से भी आवाज़ आ रही थी, पता नहीं कहाँ है, कैसा है। बस एक बार मिल जाए तो वह उसके कदमों में झुककर अपने किए की माफ़ी मांग ले। शिल्पा जब सपना के घर से लौटी तो उसका मन हल्का हो चुका था। वह सिद्धांत से माफ़ी मांगना चाहती थी और आंटी से मिलने से डर रही थी। पर उन्होंने जिस तरह से उसके और मम्मा के साथ नॉर्मल व्यवहार किया, लगा कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, आंटी थोड़ी दुखी थी सिद्धांत के विवाह न करने के फैसले पर, और शिल्पा के भी इसी तरह अकेले रहने पर अफसोस जताया था। पर इस बात को उन्होंने ज़्यादा खींचा नहीं था और शिल्पा और पद्मा को घर आने का निमंत्रण दिया था, जिसे पद्मा ने सहज स्वीकार कर लिया था। शिल्पा को देखकर अच्छा लगा था कि बीती हुई घटना से कोई प्रभाव नहीं डाला। मम्मा और आंटी के मन में का व्यवहार पर उनकी दोस्ती पहले जैसे ही अटूट है। पद्मा अब मुंबई में बहुत कुछ जान पहचान गई थी और कभी कभी आशा के घर चली जाती थी। आशा भी आ जाती थी। शिल्पा के लिए ये अच्छी ही था कि मम्मा का मन लग गया था। शिल्पा को मम्मा से पता चला कि सिद्धांत आशा आंटी को लेकर दिल्ली चला गया था, पर वहाँ आशा आंटी का दिल न लगने की वजह से वह कुछ महीने पहले ही वापस आ गए हैं और सिद्धांत ने यहाँ एक नया जॉब ज्वाइन किया है। एक दिन जब शिल्पा टीवी देख रही थी तो पद्मा आकर उसके पास बैठ गई और धीरे से बोली, तुझसे कुछ बात करना है सोनी। शिल्पा टीवी को बंद करके बोली, कहो ना मम्मा। पद्मा ने झिझक कर पूछा, तो बुरा तो नहीं मानेगी? शिल्पा मम्मा की गोद में सर रखते हुए बोली, अगर मान जाऊं तो आप मना लेना, जैसे बचपन में मनाती थी। याद है वो गाना जो आप गाती थी जब मैं आपसे गुस्सा हो जाती थी? पद्मा ने मुस्कुराकर शिल्पा के कपोल को चूम लिया और पूछा, तुझे अभी भी याद है? शिल्पा ने मम्मा के गले में बाहें डालती हुए बोली, मुझे सब कुछ याद है मम्मा। मैं बड़ी जरूर हो गई हूँ पर याददाश्त नहीं गया है मेरा। पद्मा हंस पड़ी, फिर गंभीर स्वर में बोली, मुझे लगता है ये बात अब मुझे तुझसे जरूर बताना होगा। ऐसा ना हो और लेट हो जाए। शिल्पा प्रश्नवाचक निगाहें मम्मा की तरफ डालती हुए पूछी, क्या है मम्मा, कौन सी बात? पद्मा कुछ देर उसे देखती रही, फिर बोली, पहले मेरी कसम खा तू गुस्सा नहीं करेगी। शिल्पा का दिल आशंका से कांप उठा। तो क्या आशा आंटी ने कुछ कहा मम्मा से? वह धीरे से पूछी, सिद्ध के बारे में है क्या मम्मा? पद्मा ने सर में ना में हिलाते उत्तर दिया, नहीं सोनी। शिल्पा के मुंह से अचानक निकल गया, अरमान के बारे में। क्या हुआ उसे? पद्मा ने एक बार उसे देखा और फिर बोली, वो ठीक है सोनी, वो मुंबई में है। शिल्पा पद्मा की तरफ देखती हुई धीरे से पूछी, आप मिली थी उससे? कहाँ मिली? क्या कहा उसने? पद्मा थोड़ी चुप रही, फिर बोली, उस बच्चे से एक बार मिलो तो बार बार मिलने का दिल करता है सोनी, पर मुझे लगा तुझे सब कुछ बता देना चाहिए। कोई इंसान मेरी बेटी के लिए इतना कुछ कर सकता है? किसी के लिए मेरी बेटी इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी सोनी। शिल्प शिल्पा की सांसें जैसे रुक गईं। उसने ठहरी हुई आवाज में पूछा, उसने मेरे लिए क्या किया मम्मा, कहाँ है वो? पद्मा ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, शिल्पा, इंटीरियर डिजाइन तेरे नाम पर है बेटा, और जिस दिन से तू मुंबई आई है, जॉब ज्वाइन की, वो तेरे साथ है। उस दिन तुझे उसने ही उन बदमाशों से बचाया था। यह फ्लैट उसने ही खरीदा था हमारे रहने के लिए, और अंजलि जो करती है उसके कहने पर करती है, पर वह कभी नहीं चाहता कि तेरे सामने आए या तुझे पता चले, क्योंकि वो तुझे खुश देखना चाहता है और उसे लगता है कि ये सब जानने के बाद तू फिर उस पर नाराज़ होकर उससे दूर चली जाएगी। पर कल जब मैंने आशा से सारी बात बताई तो उसने मुझसे इतना ही कहा कि कहीं देर ना हो जाए। शिल्पा के दिमाग में मम्मा की बातें अब नहीं जा रही थी, वह कांप रही थी। वह थरथराई आवाज़ में कह उठी, अरमान ने मेरे नाम पर कंपनी खोली? क्यों मम्मा, क्यों? जबकि वह जानता है कि मैं उसे। उसकी आवाज़ रुंध गई। पद्मा ठहरे हुए आवाज़ में बोली कि तू उसे नहीं, सिद्धांत को चाहती थी। यही कहना चाहती है ना तू? पर अरमान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तूने उसे नहीं चाहा तो क्या हुआ? वो तो तुझे चाहता है। तेरा सवाल मैंने उससे पूछा था तो उसने यही उत्तर दिया था कि आंटी प्यार सिर्फ पाने के लिए नहीं कहते। आपकी बेटी मुझसे प्यार नहीं करती ना सही, पर मैं उसे अब भी चाहता हूँ, और मैं बस इतना चाहता हूँ कि वह खुश रहे। उसे दुनिया में कोई दर्द, कोई तकलीफ छू ना पाए। शिल्पा ने रुंधे आवाज में पूछा, वो जानता है मैं उसे नहीं चाहती, तो मुझ पर इतना एहसान क्यों कर रहा है मम्मा? कहीं मैं उसके एहसानों के बोझ में दब ना जाऊं। पद्मा उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, यही डर,
यही डर है जिसकी वजह से वो तुझे कुछ नहीं पता चलने देना चाहता। उसने मेरे सामने हाथ जोड़कर विनती की थी कि आंटी शिल्पा को कुछ भी पता न चले। सोनी, अरमान को तो हर पल इस बात की आतंक खाए जा रहा है कि तुझे पता चलेगा तो तू गुस्सा करेगी और उससे दूर चली जाएगी। इस कंपनी को इंडिया में तेरे नाम से खोलने का श्रेय तमन्ना को जाता है, जो अपने भाई की तकलीफ को समझ चुकी थी। और अरमान ने जिस तरह से खुद को नशे में डुबोकर बर्बाद कर रहा था, तमन्ना को लगा था कि एक तू है जो उसे फिर से नया जीवन दे सकती है, इसलिए उसने ऐसा किया। सच में अरमान ने जिस दिन तेरे जॉब ज्वाइन करने की खबर सुनी, जैसे फिर से जी गया था वो बच्चा। तुझे खोने से इतना डरता है कि तुझसे मिलना ही नहीं चाहता। उसके लिए तेरी एक झलक ही काफ़ी है सोनी, इसी से वह खुश है। शिल्पा चुपचाप सब सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली थी। पद्मा के चुप होते ही वह बोल उठी, मैं अरमान से मिलना चाहती हूँ। बस एक बार मिलना है मुझे और उससे पूछना है कि कब तक वह इस तरह मुझ पर एहसान करता रहेगा, कब तक मेरा इंतजार करता रहेगा वो। पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, वो तो तब तक तेरा इंतजार करेगा जब तक तू हाँ ना कर दे। और तू भी तो 3 साल से उसका ही इंतजार कर रही है सोनी। बता, ये सच है कि नहीं? शिल्पा ने झटके से पद्मा की ओर देखा और उसके मुंह से अस्फुट आवाज निकली, मम्मा। पद्मा ने सिर हिलाया और अपनी बातों पर बल देते हुए कहा, मैं जानती हूँ सोनी, तू सिद्धांत से नहीं अरमान से प्यार करती है। जब तू पूजा करती है तो जब से सबसे पहले अरमान को खुश रहने के लिए भगवान जी से विनती करती है। जब तू मुसीबत में पड़ती है तो तेरे मुंह से अरमान का नाम निकलता है। इन 3 सालों में जब भी तू बीमार पड़ी है तेज बुखार में, तू सिर्फ अरमान का नाम बड़बड़ाती है। उस दिन जब तुझे अरमान यहाँ लेकर आया और तू बेहोश थी, तो बेहोशी में भी अरमान का नाम बड़बड़ा रही थी। और तो और, जब पिछले साल हम वैष्णो देवी के मंदिर गए थे, तूने वहाँ मन्नत का धागा बांधा था, वो भी अरमान के नाम का ही था। तूने मन्नत मांगी थी कि अरमान तेरी जिंदगी में वापस आ जाए। तेरा दिल तेरी माँ के सामने आईने की तरह है बेटा। मैं पढ़ सकती हूँ वहाँ किसका नाम लिखा है। शिल्पा अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए सिसकने लगी। पद्मा ने उसके सर पर हाथ फेरा और बोली, वो तेरी जिंदगी है सोनी, तू उसकी। पर वो तब तक तेरे पास नहीं आएगा जब तक तू नहीं बुलाएगी। तो अब देर मत कर। शिल्पा ने असहाय नजरों से पद्मा को देखते हुए पूछा, वो कहाँ मिलेगा मुझे माँ? मैं तो जानती ही नहीं वो कहाँ है, कहाँ ढूंढूं उसे? पद्मा मुस्कुराते हुए बोली, उसकी बेस्ट फ्रेंड अंजलि को पता है अरमान कहाँ है, और वो भी सिर्फ इस इंतजार में है कि कब तू उससे अरमान के बारे में पूछे। शिल्पा उठ खड़ी हुई और निश्चयात्मक स्वर में बोल पड़ी, मम्मा मैं जा रही हूँ, मुझे अभी अरमान से मिलना है। पद्मा ने सिर हिलाया। शिल्पा के निकल जाने के बाद पद्मा ने हाथ जोड़े और विनती की, मेरे ठाकुर जी, अब मेरी बेटी की जिंदगी में उसे मिला देना और फिर कभी दूर मत करना। तो ये था कहानी का भाग 11। आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।